वो बाबा जो सिर्फ नाम का बाबा है, जिसने देश को लूटा। एक वक्त वो बाबा सलवार पहनकर पुलिस से मुंह छुपाकर भाग रहा था। वो बाबा जैसे ही बीजेपी का दामन थामता है, उसकी जिंदगी पलट जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उसका चेहरा नजर आने लगता है। उसकी सभाओं में तांता लग जाता है। बीजेपी की तारीफें करके ये तमाम पाप से बच जाता है। और अचानक से एक बाबा सोचिए, जिसका दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका मतलब दुनिया से इतना हो जाता है कि पूरी दुनिया में वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन के उभरता है। ये बाबा जो एक रंग का कपड़ा लपेट कर चलता है, पैर में लकड़ी की चप्पल दिखावे के लिए पहनता है, ये करोड़ों खरबों का मालिक देशवासियों को बनाकर बन गया। पतंजलि के नाम से इसने खूब फ्रॉड किया। इस बाबा की कहानी आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि शासन और प्रशासन का आशीर्वाद इस बाबा को मिला हुआ था। बाबा फुल अकड़ कर मौज में चलता, लेकिन इस संविधान के आगे न राजा उछल सकता है, न कोई बादशाह उछल सकता है, न गैंगस्टर उछल सकता है, न कोई बाबा उछल सकता है। वक्त वक्त की बात होती है। कल तक जो बाबा सबसे बड़ा बाबा बन गया था, आज सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। याद होगा कोरोना काल के दौरान झूठे बाबा ने पतंजलि को प्रमोट करने के लिए, जब लोग मारे जा रहे थे, लोगों को उम्मीद थी कि कोई दवा आए जो हमें कोरोना से बचाए। उस वक्त जब सारा वैज्ञानिक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इसका इलाज फिलहाल नहीं है, उस टाइम बाबा कांडदेव सबसे बड़ा कांड ये कर रहे थे कि सरकार के लोगों और नेताओं के साथ अपने कोरोनिल के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए दावा कर रहे थे कि अगर उनकी ये दवाई किसी ने ली तो उसको कोरोना नहीं होगा। जमकर इसका ऐड चलाया गया। अखबारों से लेकर टीवी और पत्रकारों के मुंह पर इसका नाम ऐड की तरह चला। गोदी मीडिया ने भी पतंजलि का जमकर प्रमोशन किया। दोस्तों, जब IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस दायर करके कहा कि ये फर्जी है, कोरोना का ये इलाज है ही नहीं, कोरोनिल ये झूठी है, दोस्तों नोटिस पर नोटिस होते रहे। बाबा रामदेव को पता था कि ऊपर मोदी बैठा है तो हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इतनी अकड़ थी बाबा रामदेव में कि पिछले समन पे बाबा रामदेव पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद दोबारा समन किया गया और उसके बाद आज ये कोर्ट में खड़ा हुआ शख्स देख लीजिए। एक वक्त था जब बड़े मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डॉक्टर की बातों को टीवी पर आकर झुठला रहे थे। वक्त बदलता है, बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पे हाथ बांधे खड़े हैं, माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दवा का भ्रामक प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। तब सारा सरकारी तंत्र था दोस्तों, और आज संविधान की लाठी चली तो बाबा हाथ बांधे खड़ा है। अब खबर जान लीजिए, बिना शर्त माफी मांगते हैं, चूक हुई। पतंजलि के फेक झूठे भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और फटकार ऐसी कि बाबा रामदेव का बाबा और रामदेव अलग हो गया। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये बताइए, एक तो आप झूठा वादा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, आप फर्जी ऐड चलवाते हैं। जब आप पर FIR हुई, जब आप पर केस दर्ज हुआ और आपको कोर्ट की तरफ से ऐड रोकने को बोला गया, उस वक्त यहाँ कोर्ट में आप खड़े होकर, आपके वकील खड़े होकर बहस कर रहे थे, और अगले ही दिन उधर दूसरी तरफ आपके प्रचार फिर भी छप रहे थे। यानी कोर्ट में बहस कर रहे हैं और उधर वही काम हो रहा है जिस काम से कोर्ट रोक रहा है। इस पर बाबा रामदेव के मुंह से कुछ न निकला। आगे फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया
कि आपने कोर्ट की अवमानना की है। लास्ट आप डेट पर तारीख पर नहीं आए क्योंकि आपको कोर्ट का सम्मान ही नहीं है। इस पर बाबा रामदेव ने हाथ जोड़ लिए। अब से नहीं होगा, गलती हो गई, यही रहा होगा और क्या कहेगा। खैर मेरे दोस्तों, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट भड़का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि नहीं, आपने जो माफ़ी मांगी है वो स्वीकार नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं, बाद में आके माफ़ी मांग लेते हैं, हम आपकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद बाबा के चेहरे का रंग उड़ा, जो आँख कभी नहीं खुलती थी, भड़कती रहती थी, वो भी खुल गई। आज सारी दुनिया को पता है कि बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, सब के सब गू और पेशाब मिले हुए होते हैं, नकली और गंदे होते हैं, मिलावट सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे गंदा अगर कोई प्रोडक्ट है मिलावट वाला तो पतंजलि का है, ये सबको पता है। लेकिन जिन भक्तों को ये दिखा दिया गया कि भाई प्योर तुम गू खा लो, जैसे ही गाय हगे हाथ लगाकर मुंह में रख लो, लड्डू बनाकर गोबर, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि पतंजलि के बाबा एक बूंद पेशाब मिला रहे हैं या एक बूंद गोबर मिला रहे हैं, ये तो ससुर प्योर गू खा रहे हैं। तो ऐसी भीड़ पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करेगी, हम सबको पता है। लेकिन कोर्ट में ये साबित हो गया है कि पतंजलि झूठा है। बाबा रामदेव ने माना कि हाँ हमने झूठ बोला था, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कोरोना का इलाज हो। इसके अलावा बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में जितनी मिलावटें हैं उसका भी खुलासा हो चुका है। दोस्तों, अब कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही है और इसी मुद्दे पर हो रही है, कोरोनिल के मुद्दे पर, तो आइए इन लोगों पर भी कार्रवाई फिर होनी चाहिए। ये सेंट्रल बीजेपी के मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बीजेपी के मोदी के करीबी नज़र आ रहे हैं। बाबा रामदेव के साथ तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए और सोचिए, जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री कोरोनिल एक फेक दवाई का प्रमोशन बाबा रामदेव के साथ कर रहे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जिस शख्स के साथ बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है, सुप्रीम कोर्ट को उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बाबा रामदेव कोर्ट में आज खड़ा हुआ, थर थर कांप रहा, सारी इज्जत फालूदा हो गई। जब कोर्ट से बाहर निकले बाबा रामदेव, तो पत्रकारों ने, जो असली पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह से सवाल किए, बाबा रामदेव हाथ दिखाते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। देखिए, देश का सबसे बड़ा झूठा, माफ कीजिएगा सबसे बड़ा नहीं है, ये दूसरे नंबर का है। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी करते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? देश में अपराधी हीरो बन के घूम रहे हैं और जो बेगुनाह है वो जेल में बंद है। मोदी जी यही कर रहे हैं। विपक्ष को मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, सही खबरों को छुपा लिया गया है और खबर के नाम पर आपका टाइम पास टीवी के जरिए करवाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आपको यह बता दूं कि संजय सिंह 6 महीने बाद, आम आदमी पार्टी के नेता 6 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। सोचिए, 6 महीने एक बड़े नेता को जबरदस्ती बिना किसी वजह जेल में ठूसे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सामने ईडी से पूछ भी लिया कि ये बताओ, ईडी बोले तो बीजेपी ही है पीछे। तो खैर मेरे दोस्तों, पूछ लिया ईडी से कि अब तक इनको जेल में रखने का क्या ही मतलब था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जो भी बोल रहा हूं सब प्रिंटेड है।
भले ही गोदी मीडिया आपको ये टीवी चैनल पर नहीं बताएगा, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है और फटकार भी लगाई है ईडी को कि हिरासत में तुमने क्यों रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखने की क्या जरूरत है? जब उनके पास से कोई सबूत और पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो ईडी को ऐसी क्या तकलीफ है कि आप उन्हें जेल में रखना चाहते हैं? बस ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ईडी तो मोदी जी के कहने पर ही चल रही है। बहरहाल जवाब नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, जिसके बाद संजय सिंह को बेल मिल गई। Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings arising out of arising out of ECR stroke HIO -Roman 2 stroke 14 stroke 2022 issued in respect of offence under sections 3 and 4 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Full stop. Next page. In view of the statement made, we allow the present appeal and direct 2.1. We allow the present appeal and direct that the appellant Sanjay Singh will be released on bail during the pendency. संजय सिंह जब रिहा हुए, जेल से बेल पर बाहर आए, तो उनके अंदर का जोश खत्म होने के बजाय महात्मा गांधी की तरह बढ़ गया था। क्रांतिकारियों की तरह उनके अंदर ज्वालामुखी फटने लगा था। जिस चिंगारी को चिंगारी समझकर बीजेपी ने एक अंधेरी कोठरी में डलवाया, वो चिंगारी शोला बन के बाहर नजर आया। कल रात को शायद किसी बीजेपी नेता को नींद आई होगी। केजरीवाल के साथ भी आपको मालूम है क्या किया जा रहा है, लेकिन संजय सिंह को देखकर हिम्मत आई है। इन जेल की तरह पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं चाहता हूँ वक्त नहीं आए, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। तैयार हो जाइए। उधर आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोलता है और लगातार बोलता रहता है, तो अचानक से हम देखते हैं कि वो बीजेपी में ही चला जाता है। मेरे दोस्तों, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये होता ऐसे है कि जो बीजेपी के खिलाफ डायरेक्ट मोदी जी को हिट कर रहा होता है, कुछ समय बाद जब मोदी जी की नज़र उस पर पड़ती है और मोदी जी को उसकी बात चुभती है, तो फिर ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, पुलिस सब उसका रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है। फिर बहुत सारे पाप क्राइम नज़र आ ही जाते हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़ना चाहें तो पता नहीं क्या क्या पकड़ सकते हैं। क्राइम तो बंदा कर ही देता है, और कुछ करे ना करे, बैंक अकाउंट में अगर अंधा पैसा हो और उसको सीज करने की पावर हो, तो अगला आदमी घुटने टेकता ही है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोग जानबूझकर मोदी जी को हिट करते हैं। मोदी जी की नज़रें करम उन पर आती है और मोदी जी की तरफ से ऑफर आता है कि तो इतना तुम बोल रहे हो, अगर तुम हमारी पार्टी में रहकर बोलोगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है एक और कांग्रेस के नेता के साथ। विजेंद्र सिंह बॉक्सर, जो कल तक मोदी जी को टारगेट किया करते थे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव 2019 में लड़ चुके थे और कैंपेन कर रहे थे, राहुल गांधी को प्रमोट भी कर रहे थे। पता नहीं कौन सी इनकी नस पकड़ ली या कौन सी सीडी बीजेपी के आईटी सेल के पास इनकी चली गई कि इन्होंने तुरंत पाला बदल दिया। हाँ, सर्फ एक्सेल में इन्होंने अपनी धुलाई, यानी बीजेपी की पार्टी में घुसकर बीजेपी की बाल्टी में इन्होंने गोता लगाकर
अपने आप को तमाम पाप से धुलवा लिया है और इन्होंने ऐलान किया है कि मैं बीजेपी में हूँ। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आपने खुद प्रदर्शन भी जंतर मंतर की जो रहा उसे कैसे देखना चाहिए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी कहते जो गलत को, मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। न्यूज़ 24 के पत्रकार ने पूछा, भाई साहब आपने अचानक ये बीजेपी ज्वाइन कैसे कर ली? अब वो ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब मेरी सीडी पकड़ी गई है या मेरा पैसा ब्लैक मनी जब्त कर लेंगे मोदी जी और मेरा रिकॉर्ड निकल आया है कुछ। तो पता है क्या बेतुकी बात कही है? अरे पहले मैं कांग्रेस में था, फिर वो मैं सपोर्ट भी कर रहा था, फिर मैं सोया, फिर मैं सो के उठा तो मैंने कहा ये तो मैं गलत दिशा में चला गया, अब मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, अब मैं सही दिशा में। हाँ सुनिए। तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। इसके बयान से साफ लग रहा है कि साहिब ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया। दोस्तों पूंछ तो बड़ी मोटी होगी इसकी, कोई ज़रूर मोटी चीज़ हाथ में आई है, वरना ये देखिए कल तक जो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा था और अगला ट्वीट तो देखकर आपके कान में से धुआं निकल जाएगा। लिखता है किसी देश में ओलंपिक मेडलिस्ट से ज़्यादा मंदिर इम्पोर्टेंट हो, उस देश में आपको लगता है न्याय होगा? ये सोचिए 30 दिसंबर 2023 को ही पोस्ट किया था, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2.6 मिलियन के व्यूज़ हैं। सोचिए आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी कि इनको आज भाजपा करना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ सच में बड़ा मामला इनका हत्थे चढ़ गया है। ये देखिए ट्वीट पढ़िए इनके पुराने, किस तरह से ये सरकार पर कटाक्ष करता हुआ व्यक्ति अच्छी बात लिखता था। देखिए, तानाशाही अपने चरम पे है, क्या अब भी आप भ्रम में हैं? अब मेरे दोस्तों अगला पोस्ट देखिए, किसान आंदोलन पर भी ये कल तक किसान के साथ खड़े थे। लिखते हैं कि सुशांत और रिया केस पर ज्ञान पेलने वालों, दो शब्द किसानों पर की जा रही तानाशाही पर भी लिखें। और आप देखिए लास्ट में क्या लिखा है, खामोशी तानाशाही को ताकतवर बनाती है, #ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट, #फुल सपोर्ट। मेरे दोस्तों सबसे बड़ा ट्वीट ये है, पूरे देश को गुजरात बना देंगे, अब भी टाइम है। ये वार्निंग दे रहे थे कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे, मोदी जी को हटाओ, टाइम है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये खुद गुजरात बनाने वाली, पूरे भारत को गुजरात बना देने वाली टीम में ये शामिल हो गया। सोचिए क्या ही चीज बीजेपी ने इसकी पकड़ी होगी। मेरे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये मोदी का खुलकर विरोध कर रहा था ताकि इसको मोटा पैसा, मोटा रुतबा या फिर एक ऊंची कुर्सी मिल जाए। वरना लास्ट मार्च, यानी ये जो मार्च गुजरा है 27 मार्च, उसका ही ट्वीट देख लीजिए, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। यानी ये मुझे लग रहा है अपने ही लिए लिखे था कि भाई चुने चुनाए तो बिक जाते हैं, तो ससुरे बिक तो तू भी गया भाई, तूने क्या उखाड़ लिया? गाली जिसको दे रहा था अब्बा उसको बना लिया। बहुत बढ़िया। दोस्तों ओवैसी को बी टीम कहा जाता है, MIM को बी टीम कहा जाता है। मैं कहता था ना सब्र कीजिए, बी टीम कौन है बीजेपी की आपको वक्त बता देगा। चलिए इस लाइन को दिमाग में रखिए, अब खबर पे आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के बीजेपी के मंत्री अजय निषाद का एक वीडियो उस वक्त जब देश में कोरोना फैल रहा था, बीजेपी के नेता अजय निषाद मुसलमानों को सीधा सीधा आतंकवादी बोल रहे थे। उस बयान को सुनना आज बेहद जरूरी है, सुनिए।
देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। क्या करना चाहिए उनको, आपने बताया आतंकवादी? मैं तो शुरू से बोल रहा था, जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना एकदम लाना चाहिए। ये लोग कभी भी सिंपैथी के अभी तक जो आ रहा है पिक्चर, उसमें कहीं से ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है। और इनका कार्रवाई कड़ा से कड़ा होना चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं इससे शिक्षा लें कि अगर भारत के खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है और भारत के कानून ये कहता है। आइए बी टीम किसे कहते हैं देख लीजिए। इसी अजय निषाद को कांग्रेस ने दे दिया है टिकट। बीजेपी छोड़कर अजय निषाद जो कल तक मुसलमानों को आतंकवादी कह रहा था, अब वो कांग्रेस में ज्वाइन। कल तक जो ये कह रहा था कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने वाले हैं, आज कांग्रेस ने दोनों हाथ खोल के उसको अपनी छाती से लगा दिया। अब कुछ मुसलमान जिनके दिमाग में है गू, सोचने पर अब मजबूर हो जाओ कि बी टीम कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी की बी टीम MIM। अपना मुंह पीटो जो ओवैसी को कहते हैं कि ये बी टीम है, क्योंकि सच ये है। कहने का मतलब ये है, कल तक जो मुसलमानों को आतंकवादी कह रहा था, कल तक जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला ही कह रहा था, आज वो कांग्रेस में आता है और वो बताएगा और वो डिसाइड करेगा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। और कहा जाता है कि बी टीम MIM है। इधर आओ, तुम्हारा मुंह यहां बीच में फचका दें। सुनिए तो जरा इसको सुनिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। गजब टूबीबाज आदमी। उधर गोदी मीडिया के जितने भी कुत्ते हैं हर जगह कुत्तापन करने पहुंचते हैं, लेकिन बेचारे कुत्ते की तरह ही दुरा दिए जाते हैं। आप एक सरकारी जानवर को जानते हैं, सुधीर चौधरी, जो जिसकी सरकार होती है उसके चूतरे खास को ये चाटने में सबसे आगे रहता है। अब आप समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट छात्रों के बीच में था, फंक्शन था, प्रोग्राम था कोई, वहाँ जाके अपने पिता की तारीफ में लग गया, प्रोपेगेंडा कि पापा ने वॉर रुकवा दी। सोचिए अगर कितना अच्छा लगेगा कोई कह दे कि आपके पिताजी ने जंग रुकवाई, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो एक तरह से ये साबित कर रहा था कि मोदी जी हम सबके बाप हैं। भाई तेरे हैं, तू अपने रख न यार, हमारा तो अपने बाप का पता है। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ जैसे ही इसने कहा कि जंग रुकवा दी होती आपके बाप ने, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। नीचे से महिला स्टूडेंट ने जो जवाब दिया ना, और उस जवाब के बाद जिस तरह से जो झेप मिटाने वाली हंसी सुधीर तिहाड़ी ने हंसी है, जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने, या नंगे पुंगे होते हैं, और वो सोते सोते कभी पेशाब करते हैं तो पेशाब की धार ऊपर जाती है, फिर उन्हीं के मुंह पे आ जाती है। ऐसे ही इसको बुढ़ापे में हो रहा है। देखिए वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता पर आप रुकी होती तो थैंक यू सो मच। उधर दोस्तों हिंदुत्व आतंकवादियों की हिम्मत आप देखिए कि कितनी बढ़ चुकी है। बिट्टू बजरंगी आतंकी को सभी जानते हैं, नू हिंसा में ये मेन आरोपी है। जो नू में दंगा फैलाया गया उसका पूरा मास्टरमाइंड यही था, जिसने जाने से पहले ही विरोध करने वाला वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो, भड़काने वाला वीडियो पोस्ट किया और वहाँ के मुसलमानों को चैलेंज किया कि तुम्हारी औकात है तो कुछ करके दिखाओ, तुम्हारा बाप आ रहा है। इस तरह के आपत्तिजनक बयान उसने दिए थे, जिसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। कई मुकदमे इस पे दर्ज भी हैं और ये बेल पर बाहर है। इसके बावजूद
पुलिस प्रशासन की कौन सी नस बिट्टू बजरंगी के पास है, आज सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में बिट्टू बजरंगी एक युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। अरे पकड़ना टेढ़ा कर साले को, कर टेढ़ा। बिट्टू बजरंगी बुरी तरह से पुलिस वाले के सामने बिट्टू बजरंगी एक शख्स को इसलिए पीट रहा है क्योंकि इस पर इल्जाम है कि वो गौ तस्करी करता है। जब बुरी तरह से पीट लिया, कोस दिया, तो आपके सामने ये ऑफिशियल आधिकारिक रिपोर्ट है। सोर्स दिखा रहा हूं आपके सामने। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू बजरंगी ने जिसको पीटा उस व्यक्ति का नाम श्यामू निकला, यानी उसने एक हिंदू व्यक्ति को ही पीट दिया। और श्यामू ने ये बताया कि बिट्टू बजरंगी आतंकी ने उन्हें इसलिए पीटा, हिंदू व्यक्ति श्यामू को इसलिए पीटा क्योंकि बिट्टू आतंकी बजरंगी को लगा कि ये मुसलमान है और बिना कुछ सुने उसको बुरी तरह से पीट दिया। आप समझ रहे हैं, आज देश में हिंदुत्व का आतंक बढ़ता जा रहा है। हिंदूवादी नाम लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर, किसी परमात्मा का, परमेश्वर का, देवता का नाम लेकर आज चंद हिंदू पूरे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और पूरी तरह से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि नूह, हरियाणा पुलिस, ये तमाम प्रशासन की कौन सी सीढ़ी, कौन सी कमज़ोर नस बिट्टू बजरंगी के हाथ में है कि खाकी वर्दी के होते हुए खाकी वर्दी वाला वहाँ मौजूद है और बिट्टू बजरंगी कानून हाथ में ले रहा है। उधर मेरे दोस्तों, आज आप जान रहे हैं, जो भी हिंदूवादी अपनी आईडी में हिंदूवादी लिख रहा है, जो भी मोदी का परिवार या मोदी भक्त लिख रहा है, या यूं समझ लीजिए जो भी भगवान श्री राम का नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो दिन में इतनी प्यार मोहब्बत और अपने परमात्मा और भक्ति की बात नहीं करेगा जितनी वो नफरत की बात करेगा। ये सुअर की टट्टी जैसे लोग आज उठकर इस्लाम पर सवाल कर रहे हैं। आइए चंद आतंकवादियों की पोस्ट दिखाता हूं। राहुल हिंदू आतंकवादी लिखता है, इस्लाम और निरोध एक जैसा है, कब फट जाए कोई गारंटी नहीं। इसके बाद ये पोस्ट करता है कि कुछ तो फर्क होगा वेद और कुरान में, वरना आतंकी हमेशा मुसलमान ही क्यों बनते हैं। हैशटैग जय श्री राम। फिर यह आतंकवादी अपनी औकात को पार करते हुए, देखिए 2023 जून का है, लेकिन ये इसके प्रोफाइल में सब कुछ पोस्टेड है। ये खाना काबा के ऊपर ओयो का लोगो लगाकर खाना काबा को ओयो बताता है। आइए इस सुअर के पिछवाड़े का मुंह दिखाता हूं। ये देखिए, हाथ जोड़े हुए गधे के पिछवाड़े जैसा इसका मुंह, आंखें इसकी चिमगादड़ जैसे, कुत्ते जैसी नाक, और माथे पे इसके आतंक का भूत सवार है। चेहरा और पोस्ट अगर आपने देख ली तो आपको पूरा यकीन है कि अगर इसके सामने एक अकेला मुस्लिम व्यक्ति गया, ये उसकी गर्दन काट देगा। इसकी पोस्ट में भरी नफरत और इसके चेहरे पर हैवानियत देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करने वाले और भगवा लव ट्रैप में फंसाकर मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करने वाले कैसे होते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम ऐसे लोगों को ट्वीट और रीट्वीट और शेयर करके आवाज़ उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस हमें शांत करने के लिए उस कमेंट सेक्शन में आती है। जैसे मैनपुरी पुलिस ने लिख दिया कि संबंधित प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल और बात यह है कि हम कभी फिर उस पर बात नहीं करते, कोई अपडेट नहीं लेते, हम फॉलो अप नहीं करते कि वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई सच में हुई है या सिर्फ मुसलमानों को पुलिस ने एक कमेंट करके शांत कर दिया है। मेरे दोस्तों, ग्वालियर में बीजेपी की सरकार है, वहां नगर निगम परिषद सुन ही नहीं रहा है लोगों की शिकायत।
बल्कि बीजेपी का जो पार्षद है वो खुद शिकायत कर रहा है कि मोहल्ले में सीवर फुल है, भटा पड़ा है, गंदा पानी बाहर आ सकता है, सफाई करवाइए महोदय। लेकिन उन्हीं की सरकार उन्हीं की नहीं सुन रही है। ग्वालियर के जो बीजेपी के पार्षद हैं जिनका नाम देवेंद्र राठौर है, आखिरकार उन्होंने ही बेहतरीन काम किया, खुद ही सीवर को साफ करने के लिए उस गटर में उतर गए। भले ही ये बीजेपी से हैं, लेकिन इनका काम बेहतरीन है दोस्तों। अब इस खबर को कवर करने का मकसद ये है कि देखिए जो बीजेपी में ऊंची जगह बैठ गए हैं ना, वो खुद बीजेपी वालों की नहीं सुन रहे। नगर निगम की लापरवाही के चलते पार्षद जी को स्वयं उतरकर सीवर साफ करनी पड़ रही है। ये नगर निगम की विफलता है। क्यों करनी पड़ रही है आपको ये सीवर की सफाई? वार्ड 15 में मैंने ठेकेदार से, माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहा हमारे वार्ड में सीवर की समस्या है, लोगों घरों में पानी भर रहा है, तो मैंने मैसेज। वहीं दूसरी तरफ इसी रामराज में उन्हीं बाबा के क्षेत्र गोरखपुर में अंधेर नगरी भी है और भाजपाइयों का आतंक भी है, गुंडागर्दी भी है। इस तस्वीर को, जो वीडियो को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम लोग भाजपाई हैं और एक गरीब के घर पर, मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में गाली गलौच है, कई तरह की चीजें हैं। राजघाट थाना क्षेत्र के रकाबगंज मोहल्ले गोरखपुर में ये पूरे मोदी जी के समर्थकों ने एक गरीब के घर पर ढाबा बोल दिया। जैसे बाबा का बुलडोजर चलता है, अब भाजपाई अपना मुंह लेकर चल रहे हैं और किसी के भी घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये आ गया इसका प्रूफ, अखबार की कटिंग आपके सामने है। मेरे दोस्तों, भाजपा नेता उमेश आघरी ने अपने साथियों के साथ इस व्यक्ति के ऊपर, जो इसका घर आपको नजर आ रहा है, हमला कर दिया। गरीब ने आरोप लगाया है कि हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की है। बहरहाल पुलिस ने एफआईआर की है और मकान पर कब्जे के विवाद में भाजपा नेता समेत 100 पर केस है। सोचिए, अब एक ऐसी भीड़ भाजपाइयों की है जो गरीबों का गोश्त, मांस लूटने के लिए आगे आ रही है। यानी रामराज में अब खुद ये आपस में ही एक दूसरे को नोचने में लग चुके हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए देखें तो इन्हीं के लोग जो आपस में एक दूसरे को नोच रहे हैं, ये एक काम प्रायोरिटी पर करते हैं, मुसलमानों को जलील करना, परेशान करना और उनको तकलीफ पहुंचाना। लेकिन प्रशासन और शासन भी इनका साथ देता है। अब इस हिंदुत्व के आतंकी चेहरे को देख लीजिए। फेसबुक आईडी इसका आपके सामने रखा है। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को आप समझ सकते हैं कैसे होते हैं, इनका रोज चरित्र सामने आता है। मोदी का चेहरा बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, समझ सकते हैं कि फिर इसकी क्या ही मानसिकता होगी। कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ यह आतंकी अब लिख क्या रहा है वो भी देख लीजिए। लिखता है, सलमा लेटी बिस्तर पर करती रही शोर, निकाह हुआ था असलम से और ले रहा था कोई और, जोगीरा सारा रारा। मेरे दोस्तों, अगले पोस्ट को देखिए। लड़कियों की फोटो को, मुसलमान हिजाबी लड़कियों की फोटो को पोस्ट करता हुआ ये हिंदू आतंकवादी, भाजपाई उग्रवादी लिखता है, एक ऐसी ही फुल ब्लैक गाड़ी की मुझे सख्त जरूरत है, कृपया दिलवाने का कष्ट करें घाइच लोग। अब आप देखिए इसका उसके बाद का पोस्ट। नमाज की जगह अगर हलाला रोड पर होने लगे, इस्लाम को दिन दूना रात चौगनी बरकत मिलेगी। अब कानपुर पुलिस ने मुसलमानों के तसल्ली के लिए इस पर रिस्पॉन्स किया है। उपरोक्त प्रकरण में थाना अकबरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विवेचना प्रचलित है। ये 3 और 2.5 लाइन यूपी की तमाम स्टेट की पुलिस, जगह की, गांव की पुलिस जब मुसलमान विरोध करता है तो चिपकाती है, लेकिन पुलिस कभी उसके बाद का अपडेट नहीं देती कि सच में उन्होंने कार्रवाई की है या एक लाइन लिखकर छोड़ दिया। उधर इंडियन एक्सप्रेस ने मोदी जी का सारा खेल खोल दिया है। हालांकि ये खेल
आपके सामने पहले से खुला हुआ है, लेकिन सबूत आ चुके हैं। ऐसे 25 नेता हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जो शामिल थे, उन्होंने तुरंत भाजपाई भीड़ को ज्वाइन कर लिया, जिसमें 23 नेताओं को क्लीन चिट मिल गई। 25 में से 23 ऐसे नेता जिनके ऊपर जबरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप था भैया, उनको 23 नेताओं को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यह सच्चाई है मेरे दोस्तों। भाजपा में आप कुछ भी करके डुबकी मार लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे। बीजेपी ने देश को बदनाम और बर्बाद तो कर ही दिया है, लेकिन इस बार अगर मोदी जी जीत गए तो देश का क्या ही हाल होगा आप सोच नहीं सकते। फिलहाल संविधान की वजह से हम तमाम लोग बचे हैं और ये जिंदगी चल रही है। देश जैसे तैसे चल रहा है। बचा कुचा देश पूरी तरह से अब बर्बाद होगा जब बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि इनके इरादे नेक नहीं हैं। राजस्थान में बीजेपी की महिला साफ साफ बोल रही है कि अगर बीजेपी इस बार जीतती है तो संविधान को बदला जाएगा। दबे अल्फाजों में नहीं, साफ साफ कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि अब कानून और संविधान को बदल दिया जाएगा। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया इल्जाम याद रखिएगा, हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन जो भी मुसलमानों पर लगाते हैं, तुरंत समझ लीजिए कि ये काम मुसलमान नहीं, ये ससुरे खुद कर रहे हैं। और आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो भी ये षड्यंत्र रचें, जो भी प्लानिंग बताएं, उसको असल में खुद मुसलमानों को अपना लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये भगवा लव ट्रैप इनका अलग चल रहा है, लेकिन एक इल्ज़ाम आप सुनते आ रहे हैं कि ये मुसलमान नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लेकिन वही बात जो मैंने अभी कही कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हकीकत में ये काम खुद करते हैं। इस लड़की को देख लीजिए, ये लड़की इस दुनिया में अब नहीं रही। मुसलमान बनकर इस आतंकी भगवाधारी हिंदू व्यक्ति ने आगरा में, ओमेंद्र जिसका नाम है, अपना नाम बदला, अपना नाम इसने आशिक बताया और मुन्नी खातून को भगवा लव ट्रैप में फंसाया, शादी की, और फिर जब इसका मन उसके जिस्म से भर गया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। मृतका के चाचा मोहम्मद शफीक ने बताया कि हम सभी को उसका नाम आशिक पता था, बाद में पता चला कि वह ओमेंद्र है। ओमेंद्र नाम के इस ओम व्यक्ति ने, भगवाधारी व्यक्ति ने एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसके जिस्म का इस्तेमाल करके उसका कत्ल करके फेंक दिया। इसके बाद भी अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू व्यक्ति के साथ किसी संबंध में है तो मेरे दोस्तों, वो खुद मौत के मुंह में है। ऐसे हम तमाम बहुत सारी आसपास की लड़कियों को, हत्ता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियां खुद मुसलमान लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों के इशारों पर नाच रही हैं। उनका भविष्य क्या है आपको मालूम। अब आइए इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन ने कहा है सुन लीजिए। दिनांक 1 व 2 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा पर सूचना प्राप्त हुई कि उमेद उर्फ आशिक निवासी अरसेना सिकंदरा द्वारा अपनी पत्नी से मारपीट की गई है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आशिक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया एवं पीड़िता की अनुपस्थिति के दृष्टिगत थाना पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु आशिक को थाना सिकंदरा में ले जाया गया। दौरान पूछताछ आशिक उर्फ उमेद द्वारा अपनी पत्नी जुमातन उर्फ मुन्नी, उम्र लगभग 23 वर्ष, जो कि थाना किशनगंज बिहार की रहने वाली है, एवं अपने पुत्र तनवीर उम्र लगभग 1.5 वर्ष की हत्या कर शव मंडी गुड़ थाना फतेहपुर सीकरी के पास फेंकना बताया। सूचना पर अभियुक्त के बताए स्थान से जुमातन का शव बरामद किया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। विस्तृत पूछताछ पर आशिक ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व जुमातन के साथ उसकी शादी हुई थी, जिससे एक पुत्र 1.5 वर्ष का तनवीर हुआ था। करीब 1 वर्ष पहले जुमातन अपने मैके बिहार चली गई थी। इसी दौरान तनवीर के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया था। इसी बात से नाराजगी चल रही थी और आपस में काफी मनमुटाव था।
1 अप्रैल 2024 को जुमातन वापस लौट आई तो आशिक के द्वारा उसे टूंडला स्टेशन से पिक कर इस घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची का शव लगभग 1-2 किलोमीटर आगे फेंकना बताया गया है, जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। मौके पर 15वीं वाहिनी पीएसी फ्लड कंपनी द्वारा तलाश की जा रही है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर 49/24 मुकदमा अपराध संख्या थाना फतेहपुर सीकरी पर पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष शहीद को पेश किया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में। उधर मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर बार बार कोर्ट को गरिया रही हैं और अपनी सुनवाई में जाने से इनकार कर रही हैं। कई बार उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब कोर्ट के द्वारा उनको लताड़ लगाई गई है। बता दें कि बार बार चेतावनी कोर्ट दे रही थी, लेकिन ये पेश नहीं हुई। सांसद उर्फ आतंकी ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार बार अपनी बीमारी का हवाला दिया। कोर्ट ने ठाकुर की स्वास्थ्य स्थिति का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दे दिया है। यानी जब इनको बीजेपी की रैली में नाचना होता था तो खड़े होकर ये नाच भी लेती थी। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करनी होती थी तो काला चश्मा लगाकर एक टांग पर खड़े होकर ये मुसलमानों के खिलाफ भड़का भी देती थी। लेकिन जब कोर्ट की तारीख नज़दीक आती थी तो ये व्हीलचेयर पर ड्रामेबाज बैठ जाया करती थी। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये कितनी बीमार हैं, कितनी स्वस्थ हैं, इसकी जांच की जाए। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है और एक से एक फर्जीवाड़ा बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति कर जाता है। यूपी हापुड़ का एक IAS ऑफिसर तमाम हिंदू लोगों को फंसाता था। कैसे बताता हूँ। स्पेशली वो भजन और कीर्तन में जाया करता था। सोशल मीडिया पर वो अपने IAS की वर्दी में वीडियो और रील डाला करता था। ऐसे फेक अकाउंट के आप भी बहुत दीवाने हैं और अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो सुनिए। वो भजन कीर्तन और हिंदूवादी प्रोग्राम में जाता था, IAS के भेष में जाता था। लोगों को लगता था ये IAS है और उनको नौकरी का झांसा देता था। किसी से 40,000, किसी से 1 लाख, किसी से 20,000, इस तरह से वो ऐंठता था। नाम उसका प्रियांश था। प्रियांश मोदी भक्त बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा था, क्योंकि मोदी जी ने किसी बेरोजगार को नौकरी तो दी नहीं, तो अब मोदी भक्तों ने खुद ही अपना रोजगार क्रिएट कर लिया। SP अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर सेल में बाबूगढ़ निवासी अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि इनकम टैक्स विभाग में 10वीं फेल प्रियांश और वह ठगी करने के लिए जगह जगह कीर्तन में जाता है। आरोपी प्रियांश हरि जी महाराज परमात्मा के सत्संग में गया था। यहाँ उसने अनिल सहित कई लोगों के नंबर इकट्ठा किए और खुद को IAS अधिकारी बताया और नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रुपये ले लिए। शातिर ठग इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कुछ IAS अधिकारियों की रील और फोटो वीडियो डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगाता था, जिससे लोगों को लगे कि वो खुद भी IAS अधिकारी है। तो आज आपने देखा कि हिंदू समुदाय के लोग खुद ही अपने सनातनियों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन इस खबर को नेशनल मीडिया से गायब किया गया है। कोई भी सुधीर जैसा दलाल और गोदी मीडिया जैसे जितने भी एंकर दलाल हैं इस खबर को पढ़ नहीं सकते, वरना उनके मुंह पर बीजेपी की लात आकर लग जाएगी। बुराई करने के लिए मुसलमानों का नाम सबसे आगे आता है, लेकिन इनके गरीबान में अगर कोई झांक ले तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। आजमगढ़ के एक पार्क के अंदर एक हिंदू व्यक्ति महिलाओं के बीच महिलाओं के कपड़े पहनकर, कहा जा रहा है कि कागज़ की ब्रा पैंटी पहनकर और कागज़ की जो है और भी चीज़ें बनाकर लड़कियों के भेष में आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र नगर पालिका स्थित कुंवर सिंह उद्यान चिल्ड्रन पार्क में कुछ वीडियो बना रहा था और साथ हाथ में तख्ती लेके आपत्तिजनक शब्द बोल रहा था। और वहाँ जो ओरिजिनल महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनसे आपत्तिजनक बातें कर रहा था। जिसके बाद किसी ने शिकायत करी तो पुलिस हरकत में आई और जब गई और व्यक्ति को जब चेक किया तो वो लड़की नहीं लड़का निकला। जिसके बाद अरविंद यादव नाम का वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अरविंद यादव साहब
लड़का होकर लड़की बनकर महिलाओं के बीच मटरगश्ती कर रहे थे। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। फिर एक वारदात आईना दिखाने के लिए हापुड़ उत्तर प्रदेश, बहुसंख्यक समाज की चाची कृतिका, नाम बदला हुआ, ऑफ कोर्स वो हमारा सम्मान करे ना करे, हम तो सम्मान करते ही हैं। कृतिका नाम की एक औरत का, शादीशुदा औरत का, लड़की का संबंध अपने भतीजे से था। आप कहेंगे भाई ये, अरे घपाघप वाला संबंध भाई, पति कहीं और घर में चाची के साथ लगा हुआ है भतीजा, दे दनादन चाची को जन्नत दिखा रहा है। अब भैया हुआ ये कि 6 साल की बेटी ने देख लिया और पूछ लिया, अम्मा आपके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं और भैया के भी जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? पापा आएंगे रात को तो मैं पापा को बताऊंगी। बस चाची का सेक्स टॉय एक्सपोज हो जाए ना ना ना, बहुसंख्यक समाज की इस चाची को बर्दाश्त नहीं हुआ। चाची ने अपनी सगी बेटी को मारकर पास के खंडर में 25 मीटर दूर फेंक दिया और अनजान बन गई। एफआईआर करवा दी कि पता नहीं बेटी हमारी खो गई, गांव ढूंढ रहा है। बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला वही जो मैंने बताया कि चाची और भतीजे में दे धबाधब। सुनिए पुलिस का बयान, तभी यकीन आएगा। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी है और जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम, सबने मिल करके कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की मां एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की मां ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की मां एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे, जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने ये बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी मां द्वारा आवेश में आकर के दराती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडहर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है। इस पूरी घटना के सुन लिया, ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। अब आगे बढ़िए, आइए माँ का सम्मान ये कितना करते हैं। बुलंदशहर में दुर्गेश शर्मा मंदिर के इलाके में रह रहा है और अपनी माँ को लाठी से पूरे मोहल्ले के सामने बुरी तरह से मार रहा है। वजह क्या है नहीं पता, मोहल्ले वालों ने ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसकी बूढ़ी माँ को बचाया गया। आज का बहुसंख्यक समाज का जहरीला बेटा ऐसा हो गया है। बात अगर अपने कौम की मुसलमानों की करें तो हमारे कौम की जो मुसलमान लड़कियां हैं वो भी कम नहीं हैं। वो भी भाई साहब 7वें आसमान पे हैं। जब तक लंका लगेगी नहीं अकल आएगी नहीं।
रोज हाथ से देख रही हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज भी उन्हें कोरियन पसंद आ रहा है। एक तो कोरियन ने ऐसी तैसी कर रखी है, उन्हें लौंडा नहीं चाहिए, उन्हें दो चीज चाहिए, एक तो नॉन मुस्लिम हो, ऊपर से मीठा हो, चिकना एकदम। कोरियन लड़कों को देखो तो यही लगता है ससुरे मीठे हैं, और क्वालिटी क्या है उन चुंदों की कुछ नहीं पता, पर डांस अच्छा कर लेते हैं। और मुसलमान लड़कियां अंधा उनकी भक्ति में उतरी हुई हैं। अरे जी कत्ल कर देंगी भाई साहब, इतनी दीवानी, निब्बों की दीवानी। जो निब्बे होते हैं छपरी, लाल बाल खड़े हुए हैं, दांत एक गोल्डन बना रखा है, 250 रुपए की गोल्डन चैन पहन रखी है, रेड बुल हाथ में लेकर क्लब में जाकर सिर्फ गर्दन हिला रहा है, लड़कियों को लग रहा है ओह कितना कूल है, वाह 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 वाह। हमारी कौम की लड़कियां वहां पगलाई हुई हैं, तो फिर क्या होगा भाई, हमारी पूरी कौम गड्ढे में ही जाएगी। क्योंकि एक औरत अकेली औरत नहीं होती, पूरा खानदान होती है भाई साहब। उसके सुल्ब से पूरा खानदान जन्म लेता है, एक नस्ल बढ़ती है। और हमारी नस्लों को देखो भाई, ईद तक का ही सबर है। और ईद से पहले भी आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में रहने के लिए लड़कियां सूट पहन के ही नाच रही। उनको लगता है सूट हम पहन लेंगे, बुर्का पहन लेंगे तो रमजान में डांस जायज हो जाएगा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ करेगा? किसी के सही हद पे चढ़ गई तो समझ जाइए बहुत जोर की लगती है, सुधर जाओ। घर का कोई पीटेगा 2 थप्पड़ ना तो ठीक भी हो जाओगी। अल्लाह ने अगर 2 झापड़ लगा दिए, 2 झटके दे दिए ना, दुनिया पलट जाएगी।